जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। समाज शास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की गई है। आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको साथ साथ दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें पूछा गया है कि विश्व राज्य की कल्पना किसने की है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मार्क लुहान, ऑप्शन बी है श्री अरविंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने विश्व राज्य की कल्पना की थी या विश्व राज्य की कॉन्सेप्ट दी थी। तो इस पहले प्रश्न का जो पहला जो आज का सवाल है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी श्री अरविंद जो हैं वो उन्होंने विश्व राज्य की कल्पना की थी। एक्चुअली में जो महर्षि अरविंद का जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जो विचार है वो वास्तव में संकीर्ण न होकर के बड़ा व्यापक था और बड़ा महान था। उन्होंने राष्ट्रवाद को विश्व संघ की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सोपान के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया था। तो और उन्होंने ये कहा था कि जब हम एक विकसित और सभ्य समाज की बात करते हैं तो ऐसे में कम से कम जो है वो सभी जो राष्ट्र हैं, सभी जो राज्य हैं, उनको आपस में संयुक्त होना, उनका आपस में मिलना अनिवार्य हो जाएगा। तो इस तरह से विश्व राज्य की जो कॉन्सेप्ट है, विश्व राज्य की जो अवधारणा है वो महर्षि अरविंद से संबंधित है और ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि गांवों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक नारा है वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो महर्षि दयानंद से संबंधित था और बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दीबाजी में इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और महर्षि अरविंद को जो है वो सही विकल्प के रूप में चुनते हैं और उनका प्रश्न जो है उत्तर उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी ने वेदों की ओर लौटो का गांवों की ओर लौटो का नारा दिया था और उनका ये मानना था, गांधी जी का ये कहना था कि तकनीकी और मशीनी श्रम को श्रम को स्थानांतरित करती है। यानी जो तकनीकी है और जो मशीनी श्रम है, औद्योगिकरण है, मशीनीकरण है, इससे बेरोजगारी, गरीबी और पर्यावरण जो प्रदूषण जैसी तमाम प्रकार की समस्याएं मिलती हैं। इस कारण से उन्होंने गांवों की ओर लौटो का नारा दिया था। यानी उन्होंने युवाओं को स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांवों की ओर लौटो का नारा दिया था, जिसमें वो हस्तकला उद्योगों को अधिक विकसित करने के पक्ष में थे, यानी जिसमें कम से कम मशीनों पर आधारित श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपको बताना है कि अंत्योदय शब्द जो है वो इनमें से किस विद्वान के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो अंत्योदय शब्द हैं ये जो है वो महात्मा गांधी जी से, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी थे, उनसे ये जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प है। अगर इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अंत्योदय का जो अर्थ होता है वो होता है अंत का उदय, यानी समाज के जो सबसे निम्नतम का जो व्यक्ति है उसका उदय करना ही अंत्योदय है। तो एक्चुअली में ये जो अंत्योदय शब्द का जो प्रयोग है वो गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की जो एक पुस्तक है अनटू द लास्ट,
उससे प्रभावित होकर के सर्वोदय आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया था, और बाद में इस शब्द का प्रयोग जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी किया गया था। तो ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण में वो श्योर नहीं हो पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अंत्योदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी के सत्याग्रह को मैक्स वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया का उदाहरण माना जा सकता है। यानी आपको बताना है कि गांधी जी का जो सत्याग्रह का आंदोलन है वो मैक्स वेबर की किस प्रकार की सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन से है, ऑप्शन ए नैमित्तिक तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी है भावनात्मक क्रिया, ऑप्शन सी है मूल्य तार्किक क्रिया, और ऑप्शन डी है मूल्य उदासीन क्रिया। तो ये जो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेबर की जो मूल्य तार्किक क्रिया है उसका लक्ष्य, मूल्य तार्किक क्रिया का मतलब ये हुआ ऐसी क्रिया जो लक्ष्य और साधन पर आधारित होती है। यानी जब व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इसे जो है वो मूल्य तार्किक क्रिया कहते हैं। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो आंदोलन है इसमें हिंसा का कोई रास्ता नहीं है, और शत्रु को प्रेम के द्वारा ही सत्य का मार्ग सिखाना और उसकी जो गलत आदतें हैं, गलत जो रास्ते हैं, उसके जो गलत विचार हैं उसको छुड़ाना जो है वो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। यानी एक विशेष प्रकार के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए ये जो है वो सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था। तो इस तरह से ये जो गांधी जी का जो सत्याग्रह है ये मैक्स वेबर के मूल्य तार्किक सामाजिक क्रिया के समकक्ष माना जाता है। यानी ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी का वह सिद्धांत जिसके द्वारा उन्होंने धनी लोगों को अपनी संपत्ति के सार्वजनिक हित में उपभोग करने की प्रेरणा दी है, उसका नाम क्या है। आपको बताना है कि गांधी जी का वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें उन्होंने धनी या अमीर लोगों को अपनी संपत्ति को सार्वजनिक हित में उपभोग करने की प्रेरणा दी गई थी या सुझाव दिया गया था। इस प्रश्न के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ए है अस्तेय सिद्धांत, ऑप्शन बी है अहिंसा सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्वदेशी सिद्धांत, और ऑप्शन डी है संरक्षकता सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी संरक्षकता का सिद्धांत। गांधी जी का ये मानना था, उनका ये कहना था कि हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि धनी वर्ग स्वेच्छा से अपना कर्तव्य समझ करके निर्धन और गरीब व्यक्तियों की सेवा करे। यह सेवा उनके अतिरिक्त धन से की जा सकती है जिसको कि उन्होंने अनावश्यक रूप से अपने पास जमा करके रखा है, संग्रह करके रखा है, और इस धन का जो सदुपयोग जो है वो पूंजीपति जो है वो स्वयं दलित वर्ग के लिए करें, और ऐसा तभी हो सकता है जब उनके हृदय में सेवा, प्रेम और कर्तव्य की निस्वार्थ भावना उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह से गांधी जी ने संरक्षकता सिद्धांत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि जो संपत्ति है वो जनता की धरोहर है, जनता की प्रॉपर्टी है, और समाज के लिए जनता के कल्याण के उपयोग करने के लिए जो है वो पूंजी का उपयोग किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि पूंजी जो है, पैसा जो है वो स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई जो है उसके उपयोग में निहित है। इस कारण से उन्होंने ये कहा था कि जो धनी वर्ग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक हित में उपयोग करें, यानी व्यक्तिगत हित में उसका उपयोग कम करें। और इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 भी गांधी जी से जुड़ी हुई है, और इसमें पूछा जा रहा है कि राम राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं साम्यवाद से, पूंजीवाद से, धर्म प्रधान राज्य से, और लेसेस फेरे राज्य से। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो राम राज्य की जो अवधारणा है
वो इनमें से किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड हैं। तो ये जो प्रश्न संख्या 6 हैं, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। पीजीटी में खास करके ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो आप इसको जानते रहें कि गांधी जी ने जो राम राज्य की जो अवधारणा दी थी, ये जो उनकी कॉन्सेप्ट है वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है या प्रभावित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 के रूप में है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, भगवान दास और श्रीनिवास यानी एमएन श्रीनिवास। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने ग्रामीण संप्रदायवाद की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की हैं। तो ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। ये जो ग्रामीण संप्रदायवाद की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के जो प्रतिपादक हैं वो राधा कमल मुखर्जी हैं। यानी ऑप्शंस ए जो है वो इस प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प है। तो राधा कमल मुखर्जी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने भारत में समाजशास्त्र के विकास में अपना एक विशेष योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज़, हायरार्की ऑफ वैल्यू या फिर द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स जो है, इस तरह से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। और इन किताबों में उन्होंने रूरल कम्युनिज्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है, सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 8 के रूप में आपसे प्रश्न के रूप में जो पूछा जा रहा है कि मैं के स्थान पर हम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। यानी किसने मैं के स्थान पर हम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी फ्रायड और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न के सही उत्तर के लिए जो आपको सही विकल्प का जो चुनाव करना है, तो ये जो ऑप्शन डी है यानी स्वामी विवेकानंद जो हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया था। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जो है वो फ्रायड को इसमें सही विकल्प के रूप में चुनते हैं। तो उन्होंने फ्रायड का जो सिद्धांत है, मैं और मुझे का जो सामाजिकरण का सिद्धांत है, सही है, ये उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं के स्थान पर हम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो स्वामी विवेकानंद। यानी विवेकानंद जी का कहना था, उनका ये मानना था कि धर्म का बीज वहाँ गड़ा हुआ है जहाँ मैं जो है वो हम में एकाकार है। यानी वो ये कहते थे कि जब हम मैं के स्थान पर हम की जो विचारधारा से प्रभावित होंगे, उससे प्रेरित होंगे, उसके अनुसार अपने विचार और व्यवहार को परिवर्तित करेंगे, तभी जो है वो वास्तव में हम धर्म के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9, इसमें पूछा जा रहा है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किसने किया था। आपको बताना है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता की जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए संदर्भ समूह की विचारधारा को किसने अपनाया था, किसने प्रयोग किया था। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एम.एस. राव, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है पैट्रिक गिडिंग्स। तो ये जो प्रश्न संख्या 9 है, इसका जो सही विकल्प है, सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने जो उन्होंने संस्कृतिकरण की जो कॉन्सेप्ट दी थी, तो उस अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि भारतीय जाति व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है, यानी जो जाति व्यवस्था है वो एक बंद वर्ग के रूप में नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने जाति के अंतर्गत गतिशीलता का उल्लेख किया था और उनका ये जो गतिशीलता है वो संदर्भ समूह सिद्धांत से जो है वो प्रभावित है, प्रेरित है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में किसने पुस्तक
दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है। आपको बताना है कि इनमें से जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा विद्वान ऐसा है जिन्होंने फील्ड जो व्यू है और जो बुक व्यू है इसमें अंतर किया है, इसमें भेद किया है। इस प्रश्न के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है आंद्रे बिताई, ऑप्शन सी है आई.पी. देसाई और ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास। श्रीनिवास महोदय ने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाजशास्त्र का यह एक जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी भारतीय समाजशास्त्र को, भारतीय समाज को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इसे संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण आदि प्रक्रियाओं के आधार पर गांवों में जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को आपको क्षेत्र में जाकर के देखना होगा, पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। यानी श्रीनिवास ने किताबी दृष्टिकोण को नकार करके, उसको अस्वीकार करके उसकी जगह पर क्षेत्र की जांच करके उसका अध्ययन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया था। उन्होंने जो उनका जो अध्ययन है कुर्ग और रामपुरा जैसी जगहों का जो अध्ययन किया है वो उनके व्यापक जो है वो क्षेत्र दृश्य अध्ययन पर आधारित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? ऑप्शंस हैं ए.आर. देसाई, श्री एम.एन. श्रीनिवास, आर.के. मुखर्जी और है ऑप्शंस डी है एस.सी. दुबे। आपको बताना है कि भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना जो है वो किसने प्रस्तुत की है। तो ये जो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास। वास्तव में हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीनिवास ने 1955 में अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज, और इस शोध पत्र में, रिसर्च पेपर में उन्होंने वोट बैंक राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि असामियों को कैसे उनके संरक्षक जो हैं वो चुनावों में प्रभावित करते हैं। यानी उन्होंने अपने इस अध्ययन में ये बताने का प्रयास किया कि एक संरक्षक जो है दूसरों को आर्थिक और अन्य लाभ देता है और इस आर्थिक और दूसरे लाभों के माध्यम से वो दूसरे जो युवा हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वोट बैंक की जो राजनीति है इसको उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संरक्षण की अवधारणा निम्न में किसने दी है? ध्यान से सुने, प्रश्न है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संरक्षण की अवधारणा, संस्तरण की अवधारणा निम्न में से किसने दी है? ऑप्शंस ए मैलिनोस्की द्वारा, ऑप्शन बी मैकियावेली द्वारा, ऑप्शन सी पार्सन्स द्वारा और ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने प्रकार्यात्मक व्याख्या में आवश्यकताओं के संस्तरण की का विचार, अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सही उत्तर गेस कर चुके होंगे। अगर नहीं कर चुके हैं तो हम आपको बताते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी मैलिनोस्की। तो मैलिनोस्की ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनकी जो पुस्तक है ये साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, इस पुस्तक में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि आवश्यकताएं 2 तरह की होती हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरी सामूहिक आवश्यकता, और उनकी इस आवश्यकता के आधार पर ही हम आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के क्रिया या प्रकार्यों को संपादित करते हैं। तो इस तरह से प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की जो बात है वो मैलिनोस्की के द्वारा की गई है और ऑप्शन ए जो है वो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है,
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत स्थिरता की स्थिति का पक्षधर है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन सी है प्रकार्यवाद और ऑप्शन डी है लोक विधि विज्ञान। तो आपको बताना है कि इन चारों जो विचारधारा हैं, चारों जो उपागम हैं, इनमें से कौन सा उपागम या दृष्टिकोण जो है वो स्थिरता की स्थिति का समर्थन करता है या उसका पक्षधर है। तो इस प्रश्न का यानी प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी प्रकार्यवाद। यानी जब हम लोग प्रकार्यवादी विचारधारा की आलोचना करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकार्यवादी चिंतन का सबसे बड़ा दोष यह है कि व्यवस्था की अवधारणा में स्थिरता का भाव अधिक झलकता है। यानी प्रकार्यवादी व्याख्या में व्यवस्था की जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो उसमें स्थिरता का भाव अधिक झलकता है और इससे जो है वो सामाजिक परिवर्तन की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो अधिक स्पष्ट नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो चार सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से जो प्रकार्यवादी जो विचारधारा है वो स्थिरता का पक्षधर है, स्थिरता को समर्थन करती है या उसको स्वीकार करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से उस समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जो प्रकार्यवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ये काफ़ी सरल सवाल है। आपको बताना है कि ये जो चार समाजशास्त्री नीचे दिए गए हैं जिनमें AR देसाई हैं, RK मुखर्जी हैं, DN मजूमदार हैं और MN श्रीनिवास का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान को हम लोग एक प्रकार्यवादी विचारक के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो है ऑप्शन डी MN श्रीनिवास। यानी MN श्रीनिवास जो महोदय हैं वो जो थे वो प्रकार्यवाद सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने जो किताब लिखी है रिलीजन्स एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञान में प्रभावी संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य पर कार्य किया है। तो इस तरह से ये जो MN श्रीनिवास महोदय हैं वो एक प्रकार्यवादी विचारक हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है। आपको बताना है कि प्रदर्शनात्मक उपभोग किसका उदाहरण है। ऑप्शंस हैं प्रकट प्रकार्य का, अप्रकट प्रकार्य का, सुकार्य का और दुष्प्रकार्य का। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रदर्शनात्मक जो उपभोग है वो अप्रकट प्रकार्य का उदाहरण है। यानी प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा जो है वो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि प्रदर्शनात्मक उपभोग की जो अवधारणा है वो थॉर्स्टीन वेवलन की है और उन्होंने प्रदर्शनात्मक उपभोग को एक अव्यक्त प्रकार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत अद्यतन सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शंस हैं प्रत्यक्षवाद, प्रकार्यवाद, उद्विकासीय सिद्धांत और आत्महत्या सिद्धांत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत अद्यतन सिद्धांत के रूप में माना जाता है, देखा जाता है। तो ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रकार्यवादी जो सिद्धांत है, प्रकार्यवादी जो विचारधारा है वो जो है वो प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत, सारी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए समाजशास्त्र के अंतर्गत। समाजशास्त्र के अंतर्गत आप इसको करेक्ट कर लीजिए। समाजशास्त्र के अंतर्गत अद्यतन यानी सबसे नवीन सिद्धांत कौन सा है, प्रत्यक्षवाद, प्रकार्यवाद, उद्विकासी सिद्धांत और आत्महत्या सिद्धांत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद का जो सिद्धांत है वो अगस्त काम्ट का है जो कि काफ़ी पुराना है। इसके बाद जो है वो उद्विकासी सिद्धांत है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर के अंतर्गत आता के द्वारा से प्रभावित है। इसके बाद दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है जो कि 1897 में उनकी जो पुस्तक है वो सुसाइड प्रकाशित हुई थी। और ये जो
प्रकार्यवाद का जो सिद्धांत है ये सबसे अद्यतन, सबसे नवीन विचारधारा है समाजशास्त्र में, सबसे नया और सबसे आधुनिक जो है वो उपागम माना जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी संस्था और ऑप्शन डी है राज्य। आपको बताना है कि विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत इनमें से सबसे केंद्र में यानी विनिमय सिद्धांत का जो मूल केंद्र बिंदु है वो क्या है, व्यक्ति है, समूह है, संस्था है या फिर राज्य है। तो जैसा कि हम सभी लोग विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो हम सबको आपको ये पता है कि विनिमय सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु होता है वो व्यक्ति होता है। यानी विनिमय सिद्धांत जो है वो एक तरह से एक केंद्रित दृष्टिकोण का उपागम है, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया को इस प्रकार नियोजित किया जाता है जिससे कि जो सामाजिक अंतःक्रिया में जो सहभागी जो दोनों पक्ष हैं वो पुरस्कारों के विनिमय के द्वारा अधिक से अधिक रूप में एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से ये जो विनिमय सिद्धांत है वो व्यक्ति केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूल सिद्धांतों में समाविष्ट हैं। पहला सोचने की क्षमता, दूसरा सामाजिक संस्था एवं सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है मानस तथा सामाजिक चेतना, चौथा है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया को सुलभ बनाते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो चार जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो, कौन से कथन जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मौलिक विचार या मौलिक विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रश्न के लिए जो कूट दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1 और 4। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कूट कौन सा है। तो इस प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है, सही कूट है वो ऑप्शन डी है। यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया को सर्वसुलभ बनाते हैं एक मुख्य विशेषता के रूप में, आधारभूत तथ्य के रूप में सम्मिलित होते हैं, स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। ये काफ़ी सरल सवाल है लेकिन बहुत बार परीक्षा में जीआईसी लेक्चर में पीजीटी में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इनमें से जो 4 विद्वान दिए गए उनमें से कौन से विद्वान जो हैं वो प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में, जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं टालकाट पार्सन्स, एडमंड ह्यूसलर्स, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट मीड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से विद्वान जो हैं वो प्रघटना शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एडमंड ह्यूसलर्स। यानी यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि हीगल की पुस्तक जो है वो फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड है, जो कि 1807 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले फिनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर हम लोग समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में जो फिनोमेनोलॉजी है यानी प्रघटना शास्त्र जो शब्द है, इस शब्द को प्रयोग करने का जो श्रेय है वो एडमंड ह्यूसलर को जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो है वो प्रघटना शास्त्र को एक विधि के रूप में समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से अगर हम लोग समाजशास्त्र में प्रघटना क्रियावादी विचारधारा के उद्भव की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो नींव है वो एडमंड ह्यूसलर के द्वारा रखी गई थी। तो इस तरह से प्रघटना शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं, जो जन्मदाता हैं, वो एडमंड ह्यूसलर्स हैं और ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न, जो आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 20 के रूप में आपके बीच में है, जिसमें पूछा जा रहा है कि गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है। ऑप्शन ए लिखित अभिलेखों का अध्ययन, ऑप्शन बी आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन, ऑप्शन सी
समाज के विश्लेषण का गणनात्मक तरीका, और ऑप्शन डी है आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट्री जो पद्धति है वो गारफिंकल के अनुसार किस प्रकार की पद्धति है, वो लिखित अभिलेखों का अध्ययन है, या फिर आंकड़ों का सांख्यिकी वर्णन है, या समाज के विश्लेषण का गणनात्मक तरीका है, या फिर इसे आंकड़ों के संकलन की एक व्यवस्थित विधि के रूप में देखा जा सकता है या माना जा सकता है। तो ये जो प्रश्न संख्या 20 है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गारफिंकल के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्री विधि है वो समाज के विश्लेषण का एक गणनात्मक तरीका है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है, अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्री पद्धति की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कार्ल मैनहीम और अल्फ्रेड शुड के द्वारा किया गया था। आप इसको नोट कर लें कि डॉक्यूमेंट्री पद्धति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो कार्ल मैनहीम और अल्फ्रेड शुड के द्वारा किया गया था। इसके बाद एथनोमेथोडोलॉजी शब्द के आविष्कारक अमेरिकी समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल के द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया था, और उनका ये मानना था कि यह एक ऐसी पद्धति है जो दुनिया के बारे में लोगों और समाजशास्त्रियों के बीच समान तर्क का उपयोग करती है। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्री विधि है इस विधि के अंतर्गत सभी लोग अपने सामाजिक संसार को समझने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से उन्होंने समाज के विश्लेषण करने के लिए एक गणनात्मक विधि के रूप में इसको माना था, स्वीकार किया था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर हुआ है वो है ऑप्शन सी। अंत में इन सारे प्रश्नों की एक उत्तरमाला भी आपके बीच में रखी गई है। बहुत सारे लोग कमेंट में ये कह रहे थे कि सर जो वीडियो है उसमें एक उत्तरमाला जो है वो नहीं दी जा रही है, तो हमने उनकी परेशानी को देखते हुए यहाँ पर आपको इस वीडियो में उत्तरमाला भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें आप 1 से लेकर के 20 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के सही उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस वीडियो को रिवाइज करके फिर से आप इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर लाभ पहुँचेगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से आप अपने विचार हम तक पहुँचा सकते हैं। अंत में हम आपसे चाहेंगे कि आप अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रहें, वीडियो में आप हमारे चैनल पर आप बने रहें, और अपने मित्रों को दूर दूर तक भेजें और इसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।